नमस्कार। इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। वैश्विक उथल पुथल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक। ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार पर हुई बातचीत। देश पर पश्चिम एशिया संघर्ष के असर की भी की गई समीक्षा। पश्चिम बंगाल दौरे पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। नवन्ना में रेल परियोजनाओं की प्रगति और मंजूरी को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। नई रेल लाइनों का निर्माण, आधुनिकीकरण समेत कई विषयों पर हुई चर्चा। फर्जी सिग्नेचर केस में फंसे अभिषेक बैनर्जी। सीआईडी के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट का खटखटाया था दरवाजा। अगले बुधवार को होगी सुनवाई। सीआईडी ने अभिषेक को 8 जून को किया है तलब। पंजाब के फिरोजपुर में हुआ भीषण सड़क हादसा। पिकअप और ट्रक की भिड़ंत में एक ही परिवार के 9 सदस्यों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। और आयरलैंड इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम का ऐलान। श्रेयस अय्यर को टीम की कमान। 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय टीम में आकर रचा इतिहास। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक हुई है उसकी बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के उपायों पर चर्चा हुई। ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए भी कई उपायों पर बातचीत हुई। परिषद के सदस्यों ने भारत और दुनिया पर पश्चिम एशिया के संघर्ष के असर की भी समीक्षा की। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास जुड़े हुए हैं। सुधाकर, क्या कुछ चर्चा हुई और किन मायनों में इस बैठक को महत्वपूर्ण समझा जाए, खासतौर पर इस आलोक में कि कल जब जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं वो और उत्साहजनक हैं? देखिए निखिल, निश्चित तौर पर आज जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां हैं उसमें अगर दुनिया को एक रास्ता दिखा रही है तो भारत की अर्थव्यवस्था कि किस तरह से चुनौतियों से पार पाते हुए भी जो इतनी तेज उच्च स्तर की ग्रोथ रेट बनाए रखा जा सकता है। और ये मुमकिन हुआ है जो बीते 10-12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आर्थिक सुधारों का एक जो लगातार चक्र चलता रहा है। जिस तरह से लगातार ईज ऑफ लिविंग के लिए खासतौर से गरीब कल्याण की योजनाओं को जैसे आगे बढ़ाया गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जिस तरह से लगातार कदम उठाए गए हैं, लाइसेंस रेड टेपिज्म को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जिस तरह से कदम उठाए गए। लेकिन निश्चित तौर पर एक जो आज की वैश्विक परिस्थितियां हैं उसमें एक जरूर पूरी दुनिया में एक चिंता की स्थिति बनी हुई है। आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं, चाहे मानसून का पूर्वानुमान है या फिर जो वेस्ट एशिया का क्राइसिस है, वो इस तरह की जो आने वाले समय में चुनौतियां हैं। तो मुझे लगता है कि जो आज की बैठक हुई है इसमें जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है, उन्होंने जो विभिन्न उपाय हो सकते हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को गति दे सकते हैं वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, उसको लेकर बातचीत हुई है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री का इस बात पर लगातार जोर रहता है चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। हमने कोविड के समय भी देखा था कि परिस्थितियां जैसी भी हैं, जो सुधार है, जो वेरियस टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स है, सुधारों की गति, आर्थिक सुधार उसमें मुख्य एक चीज है, उसकी गति कभी धीमी नहीं होनी चाहिए। तो ये मुझे लगता है एक जोर प्रधानमंत्री का जरूर रहा होगा और उसमें भी ऐसे आर्थिक सुधार जिससे लोगों की जीवन में सुविधाएं आए,
बिजनेस करने वालों को एक और भी ज्यादा सहूलियत मिले, निवेशकों को सहूलियत मिले। मुझे लगता है कि इस बैठक में जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने प्रधानमंत्री को, तो उनका अपना असेसमेंट है, क्योंकि इस परिषद में जो देश के जाने माने अर्थशास्त्री होते हैं, तो उन्होंने जो अपना असेसमेंट है, चाहे वेस्ट एशिया सिचुएशन हो, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक दुनिया की जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है, उस संदर्भ में अपना एक जो आकलन है वो प्रस्तुत किया होगा। तो उस लिहाज से कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण, और भारत की जो अभी जो रफ्तार है प्रगति की, उस रफ्तार को ऐसे कैसे तेज किया जाए और सुदृढ़ किया जाए, बावजूद इसके जो चुनौतियां हैं, चाहे पश्चिम एशिया की बात हो या फिर अन्य जो चुनौतियां हैं, उसका आकलन करते हुए कैसे उसमें भारत अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। ऊर्जा आपूर्ति हो, व्यापार की बात हो, वैश्विक सप्लाई चेन में जो संभावित असर है उनको देखते हुए उसमें भारत कैसे एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, चाहे फौरी तौर पर उठाए जाने वाले कदमों की बात हो या नीतिगत स्तर पे कोई फैसले लेने हो जिससे निवेश, रोजगार, विकास को प्रोत्साहन मिले। तो उन उपायों पर मुझे लगता है इस बैठक में चर्चा हुई होगी। जी, निश्चित तौर पर देश पर पश्चिम एशिया संघर्ष के असर की भी समीक्षा की गई, जैसा कि आपने जानकारी दी। भारत की मजबूत तैयारी है और इस पूरे विषय पर विशेष बातचीत की गई है पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक में। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए सुधाकर। और बढ़ते अगली खबर की तरफ। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने कोलकाता दौरे के दौरान जय हिंद मेट्रो स्टेशन से नोआपाड़ा स्टेशन तक कोलकाता मेट्रो में यात्रा की। इस दौरान उन्होंने सहयात्रियों से बातचीत कर उनकी यात्रा के अनुभव और मेट्रो सेवाओं को लेकर सुझाव और प्रतिक्रियाएं प्राप्त की। मेट्रो स्टेशन पर रेल मंत्री ने सफाई कर्मियों से भी मुलाकात की और स्वच्छता बनाए रखने में उनके योगदान की सराहना की। सफाई कर्मियों ने अपनी बात सीधे रेल मंत्री तक पहुंचाने पर संतोष व्यक्त किया। निर्धारित कार्यक्रम से अलग रेल मंत्री ने नोआपाड़ा से बेलघरिया एक्सप्रेस वे तक ऑटो रिक्शा से भी यात्रा की। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन संरक्षण और सार्वजनिक परिवहन के अधिक से अधिक उपयोग के संदेश को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है। और पश्चिम बंगाल में रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्य में चल रही और भविष्य की रेलवे विकास की परियोजनाओं को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी से मुलाकात की। रेल मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि इस दौरान रेलवे के विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई और राज्य के लाखों यात्रियों के लिए यात्रा को और बेहतर बनाने की दिशा में सकारात्मक विचार विमर्श किया गया। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए नई पीढ़ी की 60 ट्रेन की शुरुआत की जाएगी, न्यू जनरेशन 60 मेट्रो ट्रेन। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य में डबल इंजन की सरकार बनने पर पश्चिम बंगाल की रेलवे परियोजनाओं को नई गति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए का रेल बजट आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान विकास को जानबूझकर रोक कर रखा गया था और ऐसी स्थिति बनाई गई थी कि विकास कार्य आगे न बढ़ सके। इतने लंबे समय तक बंगाल में जिस तरह से एकदम रोक के रखा हुआ था, विकास आगे न हो, कोई काम न हो, वैसी परिस्थितियां बना के रखी थी। तो अब आप सब मिलके दिखा दीजिए कि डेवलपमेंट का काम कैसे होता है। आज मोदी जी 14,000 करोड़ रुपए रेलवे के लिए देते हैं बंगाल के डेवलपमेंट के लिए। अनफॉर्चुनेटली अब तक जितना भी प्रयास करें टीएमसी की जो पूर्वतन सरकार थी उसमें काम के लिए परमिशन ही नहीं मिलती थी। कलकत्ता के निवासियों को मेट्रो का बेनिफिट न मिले इसके लिए टीएमसी की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई। ये था उनका काम करने का तरीका। ये और पश्चिम बंगाल में तृणमूल नेता गोपाल दास के घर से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं।
मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करके पश्चिम बंगाल पुलिस एसटीएफ टीम की सराहना की है। शुवेंदु अधिकारी ने लिखा कि कुमराखाली, बसंती और संदेशखाली क्षेत्रों में सरबेरिया बाजार के पास कई जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें अवैध हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान वर्षों तक ऐसे हथियार जमा किए गए थे जिससे नागरिकों में डर फैलता था और विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को नुकसान पहुंचता था। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार कानून व्यवस्था कायम करने और हर अवैध हथियार को जब्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। शुभेंदु अधिकारी ने डीजीपी पश्चिम बंगाल पुलिस, एसटीएफ टीम और बशीरहाट पुलिस की त्वरित कार्रवाई और उत्कृष्ट तालमेल की तारीफ की। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य से आपराधिक गतिविधियां और राजनीतिक आतंकवाद पूरी तरह से समाप्त होंगे और शांति, सुरक्षा और लोकतंत्र कायम रहेगा। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आज रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। हजारों कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक तरीके से नितिन नवीन का अभिनंदन किया। नितिन नवीन ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके अलावा भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर और स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा की प्रतिमा पर भी उन्होंने माल्यार्पण किया। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत इन दोनों वैश्विक मंच पर आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने आज भगवान बुद्ध की पावन भूमि सारनाथ का भ्रमण किया। सारनाथ में उन्होंने ऐतिहासिक धम्मेक स्तूप के दर्शन किए। इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि इस भ्रमण का मुख्य उद्देश्य ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों को भारत की वास्तविक धरोहरों और सजीव संस्कृति का सीधा दर्शन कराना है, ताकि वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक आदान प्रदान और मजबूत हो सके। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश को स्वच्छ और सस्ता ईंधन का नया विकल्प मिला है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने E85 फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च किया। पेट्रोल की तुलना में कम कीमत, कम कार्बन उत्सर्जन और किसानों की आय बढ़ाने की क्षमता वाले इस ईंधन को आत्मनिर्भर भारत और हरित ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने E85 फ्यूल को एक क्रांतिकारी कदम बताया। E85 एक बहुत रेवोल्यूशनरी और बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है। इसकी शुरुआत के लिए अभी से 50 से 100 डिस्पेंसिंग स्टेशन ऐसे होंगे दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में और महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नागपुर सेक्शन में। पर कुछ ही महीनों में दिसंबर 2026 में ये 50-100 से बढ़ के 500 तक इनकी नंबर बढ़ेगा और दिसंबर 2027 तक 5000 डिस्पेंसिंग स्टेशन होंगे। दिस फ्यूल विल बी डिस्पेंस्ड नॉर्मल फ्यूल से 20 रुपए पर लीटर कम। सो दैट विल बी एन एडिशनल एडवांटेज। भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले हिस्से को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों पक्ष सभी बचे हुए मुद्दों को जल्दी से निपटाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने फरवरी में इस व्यापार समझौते पर प्रारंभिक सहमति बनाई थी, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बड़े टैरिफ उपायों को रद्द करने के बाद बातचीत धीमी हो गई थी। इस सप्ताह नई दिल्ली में हुई बैठकों के बाद बातचीत फिर से तेज की गई है। इस समझौते के पहले हिस्से से भारत को अन्य देशों को मुकाबले विशेष व्यापारिक लाभ मिलने की संभावना है। गोयल ने संभावना जताई कि अगले महीने के मध्य तक इस समझौते के पहले हिस्से को पूरी तरह लागू करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा इस महीने के अंत तक अमेरिका की उच्च स्तरीय टीम भारत का दौरा कर सकती है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर भारत यूएस ट्रेड डील जिसकी इतनी बात की जा रही है उसके फायदे क्या कुछ हो सकते हैं। भारत अमेरिका व्यापार को एक नई रफ्तार मिलेगी इस ट्रेड डील से, इंडिया यूएस ट्रेड डील से। इसके साथ ही साथ 30 ट्रिलियन डॉलर के अमेरिकी बाजार तक बेहतर पहुंच बन सकेगी भारतीय व्यवसायियों की, भारतीय व्यापारियों की। भारत को प्राथमिकता वाले
व्यापारिक साझेदार का लाभ मिलेगा। अमेरिका भारत को प्राथमिकता वाला व्यापार साझेदार बनाएगा और इसके अलावा वस्त्र और परिधान क्षेत्र को भी बड़ा फायदा होगा। परिधान निर्यात की प्रतिस्पर्धा जो है इससे और बढ़ेगी, तो ये एक महत्वपूर्ण फायदा होगा। रेशम उत्पादों का शून्य शुल्क जो है उसका लाभ सीधे तौर पर मिल सकेगा और इसके अलावा 113 बिलियन डॉलर के अमेरिकी बाजार में आसान पहुंच होगी। मशीनों पर टैरिफ घटकर 18% हुआ है और इसके साथ ही साथ 477 बिलियन डॉलर के अमेरिकी बाजार में अवसर खुले हैं। 1.36 बिलियन डॉलर के कृषि निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेंगे। मसाले, चाय, कॉफी निर्यात को फायदा, फल और मेवों के लिए बेहतर अवसर है। तो ये कुछ फायदे हैं और इसके साथ ही साथ प्रसंस्कृत खाद्य जो उत्पाद है उनको शून्य शुल्क का लाभ मिलेगा। भारतीय उत्पादों की बाजार पहुंच मजबूत होगी। डेयरी क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। इस पूरे समझौते में व्यापार और निवेश को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, बड़ा बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ भारत के निर्यात को एक नई ताकत मिलेगी। तो भारत के लिए बड़े व्यापारिक अवसर इससे खुलेंगे। अमेरिकी बाजार में भारत की मजबूत पकड़ हो सकेगी। 900 बिलियन डॉलर के बाजार में भारत को प्रतिस्पर्धी दर मिलेगी। अमेरिका के 150 बिलियन डॉलर के वैश्विक आयात पर शून्य शुल्क होगा। ये सारी एक बड़े टेकअवेज हैं। शून्य शुल्क से भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिल सकेगा। 720 बिलियन डॉलर के ग्लोबल ऑयल पर और ग्लोबल आयात पर दरअसल कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा। बड़े अमेरिकी बाजार तक आसान पहुंच होगी। 350 बिलियन डॉलर के वैश्विक आयात पर छूट भी इसके साथ ही मिल सकेगी। 350 बिलियन डॉलर के विदेशी आयात पर। इसके साथ ही साथ निर्यातकों के लिए बेहतर अवसर मिल सकेंगे और वैश्विक व्यापार में भारत की मजबूत स्थिति बरकरार हो सकेगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार की ताकत से अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है। अब केवल राम भक्त ही अयोध्या जा सकते हैं, रामद्रोही नहीं। बुजुर्ग खुश हैं और पूर्वज संतुष्ट हैं। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि कोई भी उत्सव या धार्मिक आयोजन अब बाधित नहीं होगा। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोंडा के कटरा विधानसभा क्षेत्र में 256 करोड़ रुपए और करनालगंज में 260 करोड़ रुपए की 262 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। राम का नाम लेने पर ही प्रतिबंध था। डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी। अयोध्या में भगवान राम का भक्त अयोध्या में नहीं जा सकता था। किस प्रकार की अराजकता थी। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। भैया मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणामों के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के वेरिफिकेशन और प्रश्नों की री इवैल्यूएशन के लिए आवेदन देने वालों के छात्रों को एक बड़ी राहत दी है। छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने आवेदन की अंतिम तारीख एक दिन बढ़ाने का फैसला लिया है। पहले वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जून थी, अब इसे बढ़ाकर 7 जून कर दिया गया है।
सीबीएसई ने कहा है कि यह फैसला छात्रों को अतिरिक्त समय और बेहतर सुविधा प्रदान करने के मकसद से लिया गया है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकें। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह से गोवा पहुंच चुका है। केरल में 4 जून को मानसून के प्रवेश के बाद ये तेजी से आगे बढ़ा है और 5 जून तक दक्षिण गोवा के हिस्सों को ढक चुका था। अब पूरे राज्य में मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम वैज्ञानिक नहुष प्रकाश कुलकर्णी के मुताबिक गोवा के पास सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण मानसून इतनी तेजी से आगे बढ़ा। पुराने गोवा में कल 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगले 5 दिनों में पूरे राज्य में मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। शाम के समय तूफानी हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मानसून के आगमन से गर्मी और उमस से राहत तो मिलेगी ही और किसानों को भी इससे मदद मिलेगी। मौसम विभाग ने आगे बताया है कि अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल दिखाई दे रही हैं। इसका असर केंद्रीय अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के बाकी हिस्सों, बंगाल की खाड़ी के अतिरिक्त क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाएगा। एंटायर गोवा और गोवा के ऊपर जो देवगढ़ है मीन्स सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र से लेके मोर पार्ट्स ऑफ द कर्नाटका, साथ ही मोर पार्ट्स ऑफ द तमिलनाडु और उसके साथ ही मिजोरम और मणिपुर, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ज़्यादा बे ऑफ बंगाल से जाते समय, ये एंटायर रीजन के ऊपर आज मानसून कवर हुआ है, उसका प्रोग्रेस हो गया है। और अमेरिका की एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने सबसे शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के विकास पर वैश्विक विराम की सिफारिश की है। कंपनी ने कहा है कि तकनीक के तेजी से बढ़ते विकास को समाज और सुरक्षा मानकों के अनुसार संतुलित करने के लिए ये जरूरी है। एंथ्रोपिक ने चेतावनी दी कि अगर सिर्फ एक कंपनी रुकेगी तो दूसरे बहुत तेजी से आगे निकल जाएंगे। प्रस्ताव के लिए अमेरिका और चीन सहित कई देशों की सहमति जरूरी है। ये कहा जा सकता है कि अमेरिका में अधिकारी और टेक्नोलॉजी कंपनियां मानते हैं कि एआई विकास को रोकने या धीमा करने से चीन को तकनीकी प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिल सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के साथ सहयोग पर चर्चा की और शक्तिशाली एआई मॉडल्स की समीक्षा के लिए 30 दिन का आदेश जारी किया है। और बात क्रिकेट की कर लेते हैं। आयरलैंड और इंग्लैंड के आगामी दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम इंडिया को विश्व कप जिताने वाले सूर्यकुमार यादव टीम में अपनी जगह बचाने में नाकाम रहे। श्रेयस अय्यर को T20 टीम का कप्तान चुना गया है। वहीं आईपीएल में अपने प्रदर्शन से प्रभावित करने वाले वैभव सूर्यवंशी को पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली है। आयरलैंड और इंग्लैंड के आगामी दौरे के लिए भारतीय T20 दल का ऐलान कर दिया गया है। सूर्यकुमार यादव को हटाकर श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं वैभव सूर्यवंशी की पहली बार भारतीय टीम में एंट्री हुई है। सूर्यकुमार यादव खराब फॉर्म से जूझ रहे थे। वे T20 विश्व कप में कुछ खास नहीं कर सके थे। वहीं आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। श्रेयस अय्यर ने दिसंबर 2023 के बाद से भारत के लिए कोई T20 नहीं खेला है। हालांकि आईपीएल में उन्होंने अपनी कप्तानी से प्रभावित किया है। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाया और दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया था। उन्होंने आईपीएल 2025 में 604 और आईपीएल 2026 में 498 रन बनाए। वहीं वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में संपन्न हुए आईपीएल में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए सबका ध्यान आकर्षित किया था। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय टीम में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। वे सचिन तेंदुलकर के बाद से भारतीय टीम में जगह बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर ने 16 साल 205 दिन की आयु में डेब्यू किया था। वैभव ने ब्लॉकबस्टर आईपीएल सीजन में 237.30 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए थे। आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे से पहले वैभव सूर्यवंशी भारत ए के लिए श्रीलंका में एक त्रिकोणीय सीरीज भी खेलेंगे। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया इस प्रकार है: श्रेयस अय्यर कप्तान, तिलक वर्मा उप कप्तान, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन,
ईशान किशन, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव। वहीं चयनकर्ताओं ने एशियन गेम्स के लिए भी फुल स्ट्रेंथ टीम चुनी है, जिसमें तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी शामिल हैं। एशियन गेम्स के लिए भारतीय दल इस तरह है: श्रेयस अय्यर कप्तान, तिलक वर्मा उपकप्तान, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह। एशियन गेम्स 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान में आयोजित किए जाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। लेबनान और इजराइल की सरकारों द्वारा सशर्त युद्ध विराम की घोषणा के बाद इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में हवाई हमले किए हैं, क्योंकि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अनसुलझे मतभेदों के कारण युद्ध विराम की कोशिशें रुकी हुई थी। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने शुक्रवार को बताया कि इजरायली हवाई हमलों ने दक्षिणी लेबनान में कई जगहों को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 13 लोग मारे गए हैं और 15 अन्य लोग घायल हो गए। उसी दिन हिजबुल्लाह ने कहा कि उसके लड़ाकों ने दक्षिणी इलाकों में कई जगहों पर इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला किया और इजरायली सेना के साथ सीधी झड़पें भी हुई। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।